बस वीडियो ऑडियो के बारे में बता दे थोड़ा सा। ऑडियो वीडियो ठीक है? सही है सर। परफेक्ट। ओके, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पुरानी नॉलेज काम आएगी। ये जो हमने दिखाया है ना, ये प्रीवियस नॉलेज ही है, डायरेक्ट यूज लेना है। अब इन टॉपिक्स में जो अब नेक्स्ट टॉपिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह यूज नहीं आएंगे, बस ये फेजर डायग्राम का। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ बनाकर लिखिए। दी फेजर डायग्राम बिटवीन I, VR and VC. The phasor diagram between I, VR and VC at t equal to 0. At t equal to 0 is the phasor diagram between I, VR and VC at t equal to 0 is तो देखिए t equal to 0 पर आपको डायग्राम में भी दिख रहा है I और V कहाँ है, बिल्कुल 0 डिग्री एंगल वाली पोजीशन में है, 0 डिग्री एंगल वाली पोजीशन में है। तो VC कहाँ होगा, है ना? तो कैपेसिटर के केस में दिमाग में फिक्स कर लें कि करंट के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, प्लस π/2। करंट ऑलवेज आगे होता है, किससे, VC से करंट ऑलवेज आगे होता है। अब हमने t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो I और VR ये 0 पर है पहले से, तो अब VC कहाँ होगा, VC पीछे होगा, है ना? करंट आगे होता है तो VC π/2 एंगल पीछे होगा। तो देखिए फेजर डायग्राम, सारा सब कुछ फेजर डायग्राम से ही होगा। तो ये RC और उसके बाद RL पढ़ेंगे, ये तो समझ लो वार्म अप डेरिवेशंस होंगे। उसके बाद में मेन टॉपिक आएगा सीरीज LCR सर्किट। ओके, तो दिस इज द पॉइंटर ऑफ VR और इसी डायरेक्शन में है लेट I, है ना, t इक्वल टू 0 पर। इक्वेशन आपको पता है, लाइक I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसमें t इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन है। तो V इक्वल टू क्या होता है VR के लिए, VR इक्वल टू, है ना, sin ओमेगा t ही आता है, फाई नहीं होता है। ओके, अब ये देखिए, दिस इज द पॉइंटर ऑफ VC और यहाँ पर फेज डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल। ओके, यहाँ तक हो जाए तो बताना। फेजर डायग्राम बना दिया हमने इन तीनों में, I, VR, VC, जिसमें I और VR सेम फेज में है, I, VR सेम फेज में है, बट I और VC के बीच में फेज डिफरेंस है π/2। और कौन आगे है, करंट आगे है, पोटेंशियल पीछे है, VC पोटेंशियल पीछे। चलिए अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसको डॉटेड बना रहा हूं, आपको डॉटेड ही बना है। और दिस इज O पॉइंट, दैट ओरिजिन है। तो O से इस कॉर्नर को कनेक्ट कर दें, कर दिया, और यहाँ लिखे V। अब ये V क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको, इतना हो जाए तो पहले बता देना, है ना। फेजर डायग्राम बनाया, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन, और जहां कट कर रही है डॉटेड लाइंस, उस कॉर्नर को ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। कंप्लीट होते ही बता देना। यस सर। बाकी लोग फास्ट जल्दी करें। तो यस सर। ये V क्या है वो ध्यान से सुन लो, और आगे जो दो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें भी हम यही बात बार बार करेंगे, है ना। तो बात बहुत पक्की हो जाएगी, लर्न हो जाएगी एग्जाम के लिए। देखिए, तो ये V क्या है, तो कॉम्बिनेशन के जो एंड है ना, A B, A और B के बीच में इफेक्टिव पोटेंशियल होता है ये V, इफेक्टिव पोटेंशियल। इफेक्टिव पोटेंशियल किसका इफेक्टिव, R पर पोटेंशियल ड्रॉप VR है, C पर पोटेंशियल ड्रॉप VC है। तो VR का VC का इफेक्टिव पोटेंशियल है ये V, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B किसी इंस्टेंट पर।
हर इंस्टेंट पर टाइम के साथ वी आर वीसी के मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं, पोलैरिटी थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये होता है किसी इंस्टेंट पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर प्योरली रेजिस्टेंसेस होते हैं R1 R2 R3 तो बड़े ऑर्डिनरी सर्किट हो जाते हैं, आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं और ओम्स लॉ से काम हो जाता है। अब एक तो रेजिस्टेंस है बट दूसरा कैपेसिटर है, तो ये वाले फॉर्मूलाज काम नहीं आते, है ना। तो यहाँ पर साइनसॉइडली जब चेंज होता है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट, तब हम फेजर डायग्राम को काम में लेते हैं। और फेजर डायग्राम को काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें फेज के बारे में पता करना होता है कि करंट और नेट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पर करंट तो एक ही है, सीरीज में करंट तो सेम होता है, कितने भी डिवाइस लगा दो सीरीज में करंट तो सेम होता है, बट यहाँ पोटेंशियल दो है, वी आर वीसी। हम वी आर और वीसी का इफेक्टिव पोटेंशियल पता लगाएंगे और सर्किट के सिंगल करंट, वन एंड ओनली करंट और सर्किट के इफेक्टिव पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस पता लगाएंगे। कब? जब कौन सा सर्किट है? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट हमें पता है जब प्योर आर होता है तो फाई कितना होता है, हमें पता है प्योर सी होता है तो फाई कितना होता है, और हमें ये भी पता है प्योर एल होता है तो फाई कितना होता है। अब कॉम्बिनेशन के लिए फाई पता लगाएंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए। और फाई क्यों पता लगाते हैं? क्योंकि फाई ही हमें बताता है कि किसी इंस्टेंट पर वी आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आई पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो दिस इज O2P, गाइस P लिख दे, O2P, और इस पॉइंटर को लिख दे Q। तो फेजर डायग्राम का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि फेजर डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेजर डायग्राम के नीचे लिखिए if XC be the capacitive reactance of the capacitor then according to Ohm's law, देखिए VC इक्वल टू I XC, VC इक्वल टू I XC। XC की यूनिट क्या होती है? XC की यूनिट होती है ओम। करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल, रुकावट कौन अप्लाई करता है? कैपेसिटर। तो XC I एम्पियर में करंट है और VC वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप इसी इंस्टेंट पर। एंड देखिए R के बारे में तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस, इसलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। एंड VR इक्वल टू I इंटू R, इसको कंबाइंड इक्वेशन 1 पुट कर दे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VC इक्वल टू I XC, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VR इक्वल टू I इंटू R। R के बारे में हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख दिया था, R रजिस्टर है, C कैपेसिटेंस, बट XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम। ओके, XC का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? XC का फॉर्मूला सर 1/C ओमेगा। बहुत वेरी गुड, बिल्कुल सही, 1/C ओमेगा। तो XC की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू पर, C पर, और फ्रीक्वेंसी पर, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे इंडिया में मैं कहता रहता हूँ 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती जाए तो XC कम होता जाता है, ओमेगा डिनोमिनेटर में है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए इन ट्रायंगल OPQ
डेरिवेशन सिंपल है, बट फिर भी बहुत ध्यान रखना होता है कि स्टार्ट कहां से करते हैं। ओके, इन ट्राइंगल OPQ, OP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ, वेयर राइट एंगल एट Q। OP स्क्वायर, OP इक्वल टू रूट ऑफ OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OP के प्लेस पर, तो OP कौन है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका? VR VC का रिजल्टेंट है ये, है ना। तो इसको आप इफेक्टिव पोटेंशियल बोलते हैं। ये कोई वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है ना। फेजर डायग्राम में आपको कुछ सेकंड के लिए लगेगा जैसे वेक्टर सम हो रहा है, तो फेजर डायग्राम में V क्या है? इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ VR एंड VC बिटवीन एंड्स A एंड B। ओके, तो OP के प्लेस पर आपको लिखना है V, डायग्राम को देखकर। OQ के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? VR। यार बिल्कुल ठीक है, VR स्क्वायर लगा दें, अंडर रूट में है इसलिए। PQ, अब देखिए O से ये जो लेंथ है, यहाँ मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, बट दिस इज द लेंथ इक्वल टू PQ, है ना। PQ के लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है किसका? VC का। VC का पॉइंटर, VC के पॉइंटर की लेंथ VC के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और PQ की लेंथ इसके बिल्कुल इक्वल है। तो PQ रिप्रेजेंट करेगा किसके मैग्नीट्यूड को? VC के मैग्नीट्यूड। PQ रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इक्वल लेंथ है इसलिए। तो PQ के प्लेस पर भी आप क्या लिख सकते हैं? VC, ठीक है। तो ये काम हमने इक्वेशन 1 ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करनी है। देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, B इक्वल टू, थोड़ा फास्ट कर ले हम, IR होल स्क्वायर प्लस IXC होल स्क्वायर, ठीक है। I कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा I, तो अंदर रहेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में मैं स्पीड इसलिए कम रखता हूँ, स्टार्टिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद सब कुछ ऑर्डिनरी हो जाता है। ओके, पहुंच गए यहाँ तक? यस सर। तो सभी लोग, बाकी लोग? Yes, sir. यस सर। तो अब समझने वाली बात है, ताकि आगे जो नेक्स्ट 2 टॉपिक आएंगे मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। क्या कि 10th क्लास में जैसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं 1 2 3, अगर यहाँ पर एक रजिस्टर होता जैसे R1 और ये R2, तो R1 प्लस R2, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता। अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इसकी यूनिट भी ओम है, इसकी यूनिट भी ओम है, ठीक है। अंडर रूट कर दिया, ठीक है। तो यूनिट ओम है। LHS RHS में जो टर्म आपको दिख रही है, ये करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल है, रुकावट है। और LHS क्या है? V by I। भाई V by I की यूनिट क्या होती है? ओम। सब जानते हैं, ओम होती है। तो एक्चुअल में ये V, ये I क्या है? तो ये V है सर्किट का इफेक्टिव पोटेंशियल किसी इंस्टेंट पर। ये करंट है सर्किट का इफेक्टिव करंट, सर्किट का वन एंड ओनली करंट। सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये जो V और I का रेशियो है, ये सर्किट की इफेक्टिव रुकावट है, करंट के पाथ में इफेक्टिव रुकावट। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, एक नया वर्ड इम्पीडेंस। तो V अपॉन I को हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस वर्ड वहां यूज लेते हैं जहां पर रजिस्टर के साथ
किसी दूसरी डिवाइस का कॉम्बिनेशन हो। अब वो दूसरी डिवाइस कौन सी हो सकती है? आइदर कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल और बोथ। अगर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट के पाथ में रुकावट को इम्पीडेंस बोलते हैं। अगर रजिस्टर के साथ इंडक्शन कॉइल है तब भी करंट के पाथ में नेट इफेक्टिव रुकावट को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और अगर रजिस्टर के साथ दोनों हो, सी भी हो और एल भी हो, तो भी ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में जो ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। अभी लिखेंगे हम, तो आई अपॉन वी अपॉन आई। नेक्स्ट लिखिए जेड, इम्पीडेंस के लिए सिंबल है जेड, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एक यूजफुल फॉर्मूला आपके सामने है here, v upon I equal to z is called impedance of the circuit। impedance of the circuit, impedance की यूनिट भी क्या होती है? करंट के पाथ में रुकावट की यूनिट क्या होती है? ओम। impedance। इस टॉपिक में दो काम हमें करने थे, z का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना था, फाई का पता लगाना था। अब देखिए, in triangle OPQ, गाइस हो गया ये? here V by I equal to Z is called impedance of the circuit। कौन सा सर्किट है? सीरीज RC सर्किट है। तो रजिस्टर के साथ अगर कोई दूसरी डिवाइस हो, अब उसमें कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल ये दो ही होती है, तब करंट के पाथ में रुकावट के लिए एक नया टर्म, एक नया नाम आपके सामने है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। अगर रेजिस्टेंस 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 होता है तो ये स्पेशल फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्मूलाज होते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से सीरीज में हो। तो पैरेलल में हो तो आपको पता है। अगर प्योर रेजिस्टेंस ही हो तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज है, बट रेजिस्टेंस नहीं हो, दूसरी डिवाइसेस हो, तब फॉर्मूलाज ये हो जाते हैं। और वो भी कौन से सर्किट है? ये एसी सर्किट है। अगर गाइस यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स हो, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स डीसी सोर्स हो, तो सर्किट में करंट कितना होगा बताइए? जीरो। अगर डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है, कैपेसिटर का एक्ससी इनफाइनाइट हो जाता है। किसके लिए? डीसी सोर्स के लिए। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कैपेसिटर का एक्ससी इनफाइनाइट हो जाता है डायरेक्ट वोल्टेज के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो डायरेक्ट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है 0, चेंज ही नहीं होता, चेंज ही नहीं होता। स्टडी वोल्टेज, स्टडी करंट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो एक्ससी इनफाइनाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों, बताइए क्यों? 1 अपॉन सी ओमेगा, याद है ना? तो जब ओमेगा 0 होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्ससी कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। तो अगर डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें कैपेसिटर के साथ, सर्किट में कहीं भी कैपेसिटर है, तो करंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट वोल्टेज के लिए तो बातें ही अलग होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ये इस तरह से फेजर डायग्राम को लेकर, क्योंकि फेज चेंज होती रहती है टाइम इंटरवल में, फेजर डायग्राम बनाया था हमने, जिसमें ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओपीक्यू, वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ओपीक्यू tan phi इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताएं, tan phi इक्वल टू क्या होगा? आई थिंक PQ अपॉन OQ। VR upon V। पहले साइड बताएं, PQ अपॉन OQ, थोड़ा देखें। अब अपने डायग्राम में देखें, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल क्यू पर है ना, तो फिर ठीक है। यस सर। अब tan phi इक्वल टू,
टी क्यू क्या है? VC, ट्रू। और ओ क्यू क्या है? VR। देख डायग्राम में, बट फिर भी देखिए। हाँ भाई बताएं तो आगे बढ़े। सब कुछ ठीक है? डायग्राम आपके पास बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में आपने देख लिया। अब tan phi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो VC होता है IXC इक्वेशन 1 से, और VR है I इंटू R, सेम इक्वेशन 1 से। I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो phi इक्वल टू क्या मिलेगा? tan इनवर्स XC अपॉन R। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न भी करने होंगे। इम्पीडेंस, इफेक्टिव रुकावट बोल सकते हैं इसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ओम, जिसको इम्पीडेंस अलग से टर्म दी गई है। और दिस इज 5, दिस इज 5। हाँ, अब 5 में आप थोड़ा ध्यान दें। इन केस XC इक्वल टू R हो जाए तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ट्रू? Yes, sir. 45 डिग्री, क्योंकि सर्किट में करंट की वैल्यू तो सीरीज में सेम होती है, करंट की वैल्यू तो सेम होती है। इक्वेशन 1 से आप देखें, अगर XC R इक्वल हो जाएंगे तो कौन इक्वल हो जाएंगे? VR VC मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। तब जो रिजल्टेंट है V वो मिड से पास होगा, तो 5 कितना होगा? 45 डिग्री। वहां ग्राफ से भी बता रहा हूँ और ये डायग्राम से भी पता लगेगा। जैसे ही बराबर हो जाएंगे 1 और 5, tan इनवर्स 1 45 होता है। R की वैल्यू ज्यादा होगी तो 5 की वैल्यू कम होने लग जाएगी। R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है V जो है वो कम एंगल बनाएगा, कम एंगल बनाएगा। और R की वैल्यू कम होने पर ज्यादा। ओके, R की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो कोई बोला सर नहीं पाई भाई, बाय पाई कितना होगा? 90 डिग्री। पाई बाय 2। 90 डिग्री मतलब π/2, बिल्कुल सही। तो आप जानते हैं ना, हमने एक टॉपिक किया था AC थ्रू अ कैपेसिटर, मतलब R है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कौन है? एक कैपेसिटर है। तो जब कैपेसिटर होता है तो I और VC के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें सब कुछ बता देता है, सब कुछ। I V इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमें इससे पता लगता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फटाफट, AC थ्रू अ सीरीज LR या RL सर्किट, AC थ्रू अ सीरीज RL सर्किट। अब काम फास्ट होगा, डायग्राम बनाना है। तो अभी जो टॉपिक किया वो एक परफॉर्मा है, उसी को फॉलो करना है नए तरीके से। तो आज काम ज्यादा करना है, थोड़ा सा फटाफट समझने का काम बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लें। VRI सेम फेज में, ये O पॉइंट बना देता हूं। और इंडक्टर के केस में आप में से कोई बताए, इस इंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप VL अगर है तो वो I के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगा? I की डायरेक्शन t इक्वल टू 0 पर हॉरिजॉन्टल मैंने दिखाई है। VL की डायरेक्शन t इक्वल टू 0 पर क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि आपने इंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ा है। इंडक्टर वाले टॉपिक में हमने क्या देखा है? हमने देखा है करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे रहता है वोल्टेज से। तो अगर करंट को पहले से 0 पर फिट कर दिया तो VL को π/2 आगे दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए डायग्राम कंप्लीट। सर्किट में किसी इंस्टेंट पर करंट आई होता है बट दिखाते नहीं है हम, ऑल्टरनेटिंग, है ना। AC सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाती, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, हर T टाइम में 2 बार चेंज हो जाती है। ओके, स्टार्ट करें ना।
थोड़ा फास्ट Yes, टॉपिक sir. कंप्लीट करना है हमें। लिखिए, एज शोन इन फिगर, पीछे रह गए क्या या हो गया कंप्लीट? सर हो गया। बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लैंग्वेज है, वो अटेंडेंस ले लेना, ले लीजिए। ओके, एज शोन इन फिगर, रजिस्टर of resistance R and an inductor of inductance L, are connected in series between, यहाँ पर A B भी लिख देता हूँ, and A and B are connected in series between point A and B. तो अब सब कुछ आपको ऑर्डिनरी और इजी लगेगा और प्रीवियस नॉलेज और स्ट्रांग होती जाएगी, जो अभी पढ़ा था वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। Are connected in series between point A and B, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, an alternating voltage source, an alternating voltage source is connected between the ends of the combination, between the ends of the combination, again full stop. हो गया गाइस? Yes, sir. अब हम इस L की बात कर लेते हैं। हमने रजिस्टर का रेजिस्टेंस R बोल दिया है ना, इंडक्टर का इंडक्टेंस L बोल दिया। इंडक्टेंस L है, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट ओम होती है ना। तो XL का फॉर्मूला बताओ, जैसे XC का बताया था आपने 1/C ओमेगा। XL का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल टॉपिक में देखिए, L ओमेगा होता है, L ओमेगा। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, काफी न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लिखिए, इफ XL be the inductive reactance, if XL be the inductive reactance of the inductor, inductive reactance of the inductor, इंडक्टर डिवाइस होती है और इंडक्टेंस इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी है इन हेनरी। कैपिटल एल की यूनिट आपको पता है हेनरी, ओके, ऑफ द इंडक्टर। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डायग्राम में आपने जो VL दिखाया है वो VL क्या होगा? वो होगा IXL एंड VR इक्वल टू क्या होगा? I into R। तो I into R तो हम पहले ही लिख सकते थे, बट XL को इंट्रोड्यूस करने के बाद VL लिखना होता है। इक्वेशन 1, the phasor diagram between I, यहां दिखाया है I, कॉमा VR एंड VL। तो किसी इंस्टेंट पर करंट जब I है तब रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप VR है, उसी इंस्टेंट पर इंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप VL है। ये सिंबल है VL, एक्चुअल में ये सेल्फ इंडक्शन जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो
आई वी आर एंड वी एल। तो बताइए फेजर डायग्राम कुछ कैसे बनेगा। तो इन दोनों को ज्वाइंट करना है बस। आई इसमें भी है, आई इसमें भी, तो आई तो कॉमन है दोनों। तो देखिए ज्वाइंट करते हैं इन दोनों को और एक कॉमन फेजर डायग्राम बनता है इन तीनों को लेकर। लेट दिस इज द पॉइंटर ऑफ आई एंड दिस इज द पॉइंटर ऑफ VC। VC नहीं है, VR है, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंटर है किसका, VL का, VL का, ठीक है। ओरिजिनल को हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन, फटाफट कर लें ये काम सभी। और एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट जहां करती है उसको आप कह दे पॉइंट P, ठीक है। और कनेक्ट करें किसको किससे, O को P से। तो जो OP लाइन है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है A पॉइंट B पॉइंट, जो कॉम्बिनेशन के एंड्स है उन पर इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो कुछ रेजिस्टेंस पर हो रहा है, कुछ इंडक्टर पर हो रहा है, रिजल्टेंट या इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप V होता है। और यही किसी इंस्टेंट पर है ना सोर्स का EMF भी होता है, सोर्स का पोटेंशियल भी होता है। ओके, अब फेजर डायग्राम में फेज फाई कहां से मेजर करते हैं, करंट से। सर्किट के वन एंड ओनली करंट और सर्किट के इफेक्टिव पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस फाई यहां पर शो करते हैं। ओके, OPQ, क्यू पॉइंट आप दे दें इस एंड को, इस पॉइंट को, बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस टाइम जो ट्राइंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब कैपेसिटर का केस चल रहा था, RC सर्किट, RC सर्किट में राइट एंगल ट्राइंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा। डन गाइस? यस। तो अल्टरनेटिंग सर्किट्स में फेज का इंपॉर्टेंस होता है। धीरे धीरे बात और समझ में आएगी कि फेज का इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। बताइए प्रीवियस टॉपिक में आपने पहले क्या पता किया था? आई थिंक Z पहले पता किया था, ट्रू? इम्पीडेंस पहले पता किया था। यस सर। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाई भी पहले पता कर सकते हो, दोनों पता करना है, हमें Z पता करना है, फाई पता करना है। तो धीरे धीरे बात आपको और क्लियर होती जाएगी। लिखिए फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल OPQ, नाम भी चेंज नहीं किया हमने, OPQ। OP इक्वल टू, मेरे हिसाब से आप खुद कर देंगे इसको कंप्लीट, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP इक्वल टू, चलिए तो OP को लिखते हैं V, सर्किट का इफेक्टिव पोटेंशियल है ना। सर्किट में बहुत कुछ दिखाया है हमने, V, VR, VC, सॉरी VL, I, सब कुछ। तो V इक्वल टू OQ मतलब VR स्क्वायर, PQ, अब वही बात, PQ लेंथ किसके इक्वल है, VL के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। O से लेकर यहाँ तक ये VL का मैग्नीट्यूड है और PQ की लेंथ बिल्कुल इक्वल है VL के मैग्नीट्यूड के। तो PQ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ VL। इक्वेशन 1 को यूज लेना है पहले की तरह, IR होल स्क्वायर IXL होल स्क्वायर। I कॉमन लेना है, डिवाइड में पहुंचाना है और इंपीडेंस के फॉर्मूले तक पहुंचना है। R स्क्वायर प्लस XL, XL आ गया, XC के प्लेस पर XL, दैट्स इट, बस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। V by I, this is called effective obstacle
ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में इफेक्टिव रुकावट, जिसको हम नया सिंबल नए नाम से Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस। तो धीरे धीरे सब टर्मिनोलॉजी आपको याद हो जाएगी। क्या? हियर V by I equal to Z is called impedance of the, चलिए सर्किट ही लिखते हैं, पूरा लिख दूं? सीरीज लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऑफ दी सीरीज कौन सा है? RL सर्किट। सीरीज RL सर्किट। ओके, तो इस पर स्टार लगाना है। वहां XC था, यहाँ XL है। सेम राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार और यूज लेकर फाई पता लगा सकते हैं। तो फाई पता लगाएं, अपने आप पता लगाएं। आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, है ना? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट कर लो। इसके बाद इन ट्राइंगल OPQ ये रिजल्ट मिलेगा जो मैं लास्ट लिख रहा हूं, tan इनवर्स XL अपॉन R, XC के प्लेस पर XL। राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में tan फाई इक्वल टू PQ अपॉन OQ, ठीक है? और फिर आप इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, I कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल ये रिजल्ट मिलेगा। तो यहां तक पहुंच जाए। इसके बाद अगेन इन ट्राइंगल OPQ tan फाई इक्वल टू टाइम कितना बचा देखना, 10 मिनट्स। ओके, तो इसको लगाएं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी तक तो समझ लो ये सब वार्म अप टॉपिक्स थे। ये वो टॉपिक है जिसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक इतना बड़ा है, इस टॉपिक के समझ लो पार्ट है 3। एक तो आज करेंगे हम, इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। AC थ्रू अ सीरीज LCR सर्किट। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, बीच में नहीं बता रहा था, NCERT में सीरीज RL सर्किट, सीरीज RC सर्किट है ही नहीं, सीधा ही एस्केप किया हुआ उन्होंने, और प्योर R, प्योर C, प्योर L के बाद सीधा यहाँ जंप करवा दिया। अब बच्चों को डायरेक्ट अगर ये पढ़ाएं तो थोड़ा बाउंस मारता है। अब हमने बिकॉज बीच में कुछ, है ना, लेबर इतना कर दिया कि अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। चलिए, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या, या हो गया? हो गया सर। Yes, sir. Done. तो आई थिंक सभी इस रेक्टेंगल ट्रायंगल को यूज लेकर, है ना, सीरीज RL सर्किट का फाई पता कर सकते हैं। और सीरीज RL सर्किट का फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस फाई मतलब करंट I, वोल्टेज V, इफेक्टिव वोल्टेज V, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई होता है। डिपेंड किस पर करता है? C पर, ओमेगा पर, R पर। सही बोल रहा हूँ क्या? C पर, ओमेगा पर, R पर, क्योंकि XL के अंदर C भी है, सॉरी C बोल दिया जबकि बोलना था L। तो XL के अंदर L भी है, ओमेगा भी है, और नीचे R। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे XL बढ़ता जाता है ना। तो उल्टा है ना, XC तो होता है 1/C ओमेगा। ये मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूं, बहुत काम आएगा ये आगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, XC ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट XL ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो जानबूझकर मैं ये रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि अब जो सर्किट आपके सामने आएगा उसमें दोनों है, एल भी है सी भी है ना। तो ये एल सी एक दूसरे का अपोज करते हैं, आर तो बीच में होता है न्यूट्रल, एल और सी एक दूसरे का अपोज करते हैं, फुल्ली अपोज करते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट बनाए डायग्राम, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं डायग्राम में कहीं भी, बट सीरीज में होनी चाहिए। दैट दिस इज ए एंड एल, ये लीजिए इंडक्टर, कैपेसिटर, देन रजिस्टर, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, लास्ट एंड बी एंड, किस इंस्टेंट पर वी वोल्टेज। सीरीज में आई सेम होता है तो हम फेजर डायग्राम्स में आई दिखाते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम पहले दिखाता हूँ। तो 3 फेजर डायग्राम मैं बनाऊंगा है ना, इंडिविजुअल डिवाइसेस के नीचे और फिर इसका कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाएंगे। टॉपिक आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा अब। दैट दिस इज VR, दिस इज I, O से स्टार्ट किया तो T इक्वल टू 0 पर वोल्टेज करंट है ना आपको दिखाई दे रहा है। कैपेसिटर के लिए अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप VC किस डायरेक्शन में होता है हमें पता है। डाउन। एक बार बता दो, शायद यही बोल रहे थे, डाउनवर्ड। है ना। तो अब कसम मत खा लेना कि डाउनवर्ड होता है, हमने करंट को हॉरिजॉन्टल दिखाया है इसलिए VC डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, है ना। अगर करंट यहां होता, चलो अब बताओ VC कहां होता। सर राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन वाले बिल्कुल राइट है ना, इस डायरेक्शन। अगर करंट को 180 डिग्री वाली कंडीशन में पहुंचा दे तो VC वर्टिकल भी हो सकता है। कुल मिलाकर करंट लीड करता है कितने एंगल से, प्लस π/2 एंगल से। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। चलिए तो खैर हमने करंट को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया था पहले से ही, और सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट को हॉरिजॉन्टल दिखाना ही था। तो VC कहाँ है, आपने बिल्कुल सही बताया, डाउन। ओके, करंट को पहले दिखा देता हूं मैं। ये करंट की फेज है इस डायरेक्शन। बताइए VL का क्या होगा, पता है ना। VL इंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप VL अपवर्ड्स। थोड़ा मैग्नीट्यूड ज्यादा ले रहा हूं इसका मैं, ये VL अपवर्ड्स, दैट्स इट। और ये वो कॉमन पॉइंट O है, ये वही कॉमन पॉइंट O है, यही वही कॉमन पॉइंट O है। तो सर्किट बन जाए तो बता देना। फर्स्ट टॉपिक को थोड़ा ज्यादा समझा दिया था, तो ये हमारा आज टाइम देख लेते हैं 5 मिनट्स। चलिए कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। डन गाइस, मोस्ट IMP जरूर लगा यस देना, सर। क्योंकि एग्जाम में यही आना है। अब कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे तो सीधा काम करते हैं, लर्न कर लेते हैं, इसलिए मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। चलिए तो लिखिए, एज शोन इन फिगर, एन इंडक्शन कॉइल, एन इंडक्टर लिखना, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, comma, as shown in figure, an inductor of inductance L, comma, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R are connected in series between point A and B
full stop, are connected in series between point A and B, full stop. Done guys? आगे लिखिए, if I, capital I, if I be the value of current at any instant, if I be the value of current at any instant in the circuit, and XL and XC and XL and XC and XL and XC are inductive reactance and capacitive reactance respectively, and XSL and XC are inductive and capacitive reactance respectively, inductive and capacitive reactance respectively, then according to Ohm's law, potential drop on potential drops on L, C and R potential drops on L, C and R. तो VL पहले लिख देते हैं, ठीक है, VL. तो VL क्या होगा, हमें पता है VL क्या होगा, I XL. जस्ट इसके नीचे VC क्या होगा, तो VC होगा I इंटू XC एंड VR रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो वो होगा I इंटू R. तो XL XC R ये होते हैं ओम, इन ओम ऑब्स्टिकल, ठीक है. सीरीज सर्किट है इसलिए I सबका सेम है, I कॉमन है. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो बस L C R तीनों है यहाँ पर, दैट्स इट. Now phasor diagram between, अब यहाँ पर 4 आ जाएंगे. phasor diagram between I, VR, VL and VC is phasor diagram between I, VR, VL and VC is. phasor diagram बनाते हैं, तो phasor diagram से ही हमें आगे का सारा काम करना होता है. तो देखिए सबसे पहले करंट इस डायरेक्शन में और VR also in horizontal direction. अब C को देख लें, तो VC कहाँ है, तो VC है डाउनवर्ड. VC की लेंथ जानबूझकर मैं थोड़ी सी शॉर्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ी शॉर्ट. ये VC और ऊपर की तरफ होगा VL. VL की लेंथ है ना, थोड़ी सी इंटेंशनली मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ. दिस इज द कॉमन पॉइंट O. तो इन तीनों को कनेक्ट कंबाइन कर दिया, 1 2 3, इन तीनों को कंबाइन कर दिया. हाँ भाई, कर दिया कंबाइन. यस. अब आप ध्यान से देखें, VC VL ऑपोजिट डायरेक्शन में, VC VL ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ओनली इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है पाई, मतलब 180. VL VC एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है.
तो इन दोनों का इफेक्टिव होगा क्या, VL माइनस VC, है ना। जैसे एक पोटेंशियल करंट को अगर राइट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है तो दूसरा पोटेंशियल लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, बट जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, उसका इफेक्ट होगा। तो VL VC का इफेक्टिव ऊपर की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में होगा इफेक्टिव। तो VL और VC का तीनों का एक साथ नहीं कर सकते, VL VC VR का एक ही बार में इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। पहले जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनके लिए मैं लेट यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट Q। तो O से लेकर Q तक लेंथ मैंने एज्यूम कर ली क्या, VL माइनस VC। अगर VC का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता VL से तो ये Q पॉइंट है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं आता। अगर VL और VC इक्वल हो जाए तो Q पॉइंट O पर लाई करेगा, तो फिर बस यही बचेगा। तो हमने माना इस डायग्राम में क्या, VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, VC से, ये हम मान के चल रहे हैं। बाकी जनरली जो होगा वो न्यूमेरिकल में आपको पता लगेगा। ओके, तो Q पॉइंट एज्यूम किया, O से Q तक की ये जो हाइट है ये क्या है, ये है VL, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए ये आपको, माइनस VC। Q पॉइंट O पॉइंट, इसके बीच का सेपरेशन है VL माइनस VC, VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा है VC से। चलिए अब Q पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, Q पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी कर दी, है ना। और ये जो VR वाला टिप था सबसे एंड वाला पॉइंट, इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। दोनों लाइंस जहां कट करती है वो होता है हमारा P पॉइंट, और O से P तक एक स्ट्रेट लाइन जो सर्किट के इफेक्टिव पोटेंशियल को शो करता है V। सर्किट का वन एंड ओनली करंट I है और सर्किट का इफेक्टिव पोटेंशियल V है। तो इस फेजर डायग्राम में हमें A पॉइंट B पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव पोटेंशियल है और सर्किट का जो करंट है उसके बीच में फेज डिफरेंस यहाँ दिख जाता है ना। और P से लेकर ये जो पॉइंट है ये हाइट भी क्या है, जितनी आपने O से Q तक दिखाई है, तो ये हाइट भी मैं यहाँ और लिख देता हूँ VL माइनस VC। डायग्राम कंप्लीट। ओके गाइस, तो हम फेजर डायग्राम तक का काम अभी करते हैं। मे बी किसी की 8 o'clock काफी बच्चों की क्लास होगी। अब हमें आगे क्या करना है वो बहुत इजी है, फेजर डायग्राम ही तसल्ली से देखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो 1 2 3 इन तीनों को कनेक्ट करके कंबाइन करके हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर VL का मैग्नीट्यूड VC से थोड़ा सा ज्यादा दिखाया है, इसलिए VL और VC का जो इफेक्टिव है VL माइनस VC वो अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, यहाँ पर Q लिखा था ना गाइस, देखिए आपके लिखा हुआ है क्या Q पॉइंट, नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ कर दी। OPQ Q यहाँ पहुंचा दिया। चलिए तो कुछ अलग नाम देते हैं यहाँ पर, M नेमिंग तो करेंगे OPM, ठीक है। Q हमने यहाँ दिखाया है, यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट अल्फाबेट लिख दिया M। तो VR इस डायरेक्शन में है और ये है M पॉइंट, तो M पॉइंट मार्क कर दे। तो अब हमारा मेन ट्राइंगल हो गया OPM, वेयर राइट एंगल एट M। तो इस OPM राइट एंगल ट्राइंगल से आपको OP पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, OP पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो वही बात, अंडर रूट के अंदर से I कॉमन आएगा और OP एक्चुअल में क्या है V, और फाइनली V अपॉन I क्या हो जाएगा Z, है ना। बहुत यूजफुल फॉर्मूला आएगा और सेम राइट एंगल ट्राइंगल से 5 पता लग जाएगा। सब कुछ सेम है, बस फेजर डायग्राम मेन काम हमने कर दिया। तो इस टाइम
ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो काफी टाइम हो गया, एक्सीड हो गया, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, तो क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. यस। Sir.